तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन अमेरिकन हॉरर सीरीज को जिसका नाम है चैपल वेट। ये जो सीरीज है वो स्टीफन किंग की किताब नाइट शिफ्ट की एक शॉर्ट स्टोरी जेरूसलम लॉर्ड से इंस्पायर्ड है। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है, ये प्रॉपर हॉरर है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी बेहतरीन है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं पहले 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बाकी के 5 एपिसोड्स को कल वाली वीडियो के अंदर। देखने में काफी मजा आएगा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी पार्ट 2 की। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम चार्ल्स बून नाम के एक बच्चे को देख पाते हैं। रात का वक्त है और चार्ल्स अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसके डैड पागलों की तरह एक कब्र खोद रहे होते हैं। तभी उसके डैड घर में भागते हुए आते हैं और चार्ल्स की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो अपनी ही वाइफ को मारते हुए अंदर आता है और चार्ल्स को कब्र में दफनाने के लिए ले जाने लगता है। अब चार्ल्स के डैड उसे फावड़े से मारकर जख्मी कर देते हैं और कब्र के अंदर दफनाने वाले होते हैं कि तभी चार्ल्स की मदर पीछे से आती है और गन से उसको शूट कर देती है। चार्ल्स के डैड मरने से पहले कुछ ब्लड कॉलिंग ब्लड और वर्म्स आ रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जैसे कि वो किसी चीज से बहुत डरे हुए हों। अब हमको 33 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर चार्ल्स बड़ा हो चुका है और एक शिप के ऊपर सेलर है। वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों ऑनर, लोआ और टाने के साथ बोट पर ही रहता है। मगर जब उसकी वाइफ मरने वाली होती है तो वो चार्ल्स से कहती है कि बच्चों को एक घर की जरूरत है। इसलिए चार्ल्स अपनी वाइफ के गुजरने के बाद में अपने बच्चों को प्रीचर्स कॉर्नर्स नाम के एक टाउन में ले जाता है जहां पर उसके कजन स्टीफन बून ने मरने से पहले अपना घर चैपल वेट और सॉ मिल्स चार्ल्स के नाम कर दिया था। यहाँ पर एपिसोड में हमको पता चलता है कि बून फैमिली की एक खराब हिस्ट्री है। असल में बून फैमिली को प्रीचर्स कॉर्नर्स के अंदर एक कर्स्ड फैमिली माना जाता है क्योंकि बून फैमिली में सभी लोग एक वर्म फोबिया नाम की बीमारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से लगभग सभी बून्स पागल होकर मर चुके हैं। और स्टीफन की बेटी मार्सेला बेसमेंट की सीढ़ियों से गिरकर मारी जा चुकी है। और कुछ साल पहले चैपल वेट हाउस और बून सॉमिल में काम करने वाले कुछ लोगों को एक अजीब सी प्लेग टाइप की बीमारी होने लगी थी और धीरे धीरे ये बीमारी कई और लोगों में फैल गई जिससे लोग मरने लगे। स्टीफन बून के मरने पर लोगों ने टाउन के अंदर खुशी मनाई क्योंकि वो चैपल वेट का आखिरी बून था। मगर जब लोगों को पता चला कि स्टीफन ने प्रॉपर्टी अपने कजन चार्ल्स के नाम कर दी है और अब वो इसी टाउन में रहने आ गया है तो टाउन का डर वापस आ जाता है और वो सब बून से फिर से डरने और लड़ने लगते हैं। आगे हम एपिसोड में देख पाते हैं कि चार्ल्स को चैपल वेट में जगह जगह वर्म्स दिखते हैं और उसे रात के वक्त हमेशा ऐसा लगता है कि घर के अंदर चूहे दौड़ रहे हों, जिसके लिए वो चूहे पकड़ने वाला भी बुलाता है लेकिन उसे घर के अंदर कोई भी चूहे नहीं मिलते। अब अगले दिन चार्ल्स अपनी फैमिली को टाउन में ले जाता है घुमाने के लिए, मगर वहां पर सभी लोग इनको देखकर दूर ही रहना पसंद करते हैं। और इसी दौरान हम सूजन नाम की एक बच्ची को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी इस बीमारी का कारण बून्स को ही माना जा रहा था जो कि इस टाउन में वापस आ गए थे। खैर इसके बाद में हम रेबेका नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि चार्ल्स के यहाँ पर गवर्नेंस का काम लेने आती है ताकि चार्ल्स की गैर हाजिरी में वो बच्चों को संभाल पाए। लेकिन रेबेका चार्ल्स के यहाँ गवर्नेंस का काम करने के लिए एक मकसद से आई है। रेबेका असल में एक फिक्शन राइटर है और वो करीब से बून फैमिली और चैपल वेट के राज को जानना चाहती है ताकि वो एक सनसनी भरी कहानी को लिख पाए। फिर हम चार्ल्स को देख पाते हैं जो कि थोड़ा समाज में घुलने मिलने के लिए अपनी फैमिली को लेकर चर्च के अंदर जाता है, लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं वो चार्ल्स और उसकी फैमिली को बेइज्जत करके चर्च से बाहर निकाल देते हैं। फिर आगे हम सूजन के फादर को देख पाते हैं जिसे सॉमिल के वर्कर्स चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि उसकी बेटी की बीमारी का कारण बून्स हैं, इसलिए जाओ और उनको मार दो। और रात के वक्त वो आदमी ढेर सारा लैंप ऑयल लेकर चैपल वेट को जलाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते में हम देख पाते हैं कि उसे एक अनजान आदमी जान से मार देता है और उसी के लैंप ऑयल से उसको जला देता है। और ये काफी खतरनाक चीज थी जिसके साथ में एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम फेथ नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है तो सभी बेबी बॉय को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चा कुपोषित और बिना हाथ और पैर का था और साथ ही साथ इस बच्चे का फादर कौन है ये भी किसी को नहीं पता होता और फेथ इस बात को रिवील तक भी नहीं करती। फिर हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि अपनी बेटी लोआ को एक डॉक्टर के पास उसके पैरों का चेकअप कराने लेकर आता है। असल में लोआ के एक पैर के अंदर रिकेट्स की बीमारी है जिस वजह से वो लंगड़ाते हुए चलती है। क्योंकि इस
बीमारी के अंदर होता यह है कि जो बोन्स होती हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर पावर नहीं मिल पाती। लेकिन इस बीमारी का किसी भी डॉक्टर के पास में कोई इलाज नहीं है और यहाँ पर भी लोआ को निराशा ही मिलती है। वो हमेशा अपनी इस कंडीशन की वजह से निराश रहती है और वो अपने फादर से भी हमेशा कटी कटी रहती है। खैर अब हम रेबेका को देख पाते हैं जो कि बच्चों का एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराने ले जाती है और वहाँ पर हेडमास्टर को ना चाहते हुए भी बच्चों को दाखिला देना पड़ता है क्योंकि ये उन बच्चों का अधिकार था। मगर हमें आगे स्कूल के अंदर भेदभाव जैसी चीजें बार बार देखने को मिलती रहती हैं जो कि दूसरे बच्चे चार्ल्स के बच्चों के साथ रेगुलरली किया करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अजीब और डिसरेस्पेक्टफुल था। खैर फिर हम चार्ल्स को देख पाते हैं जो कि टाउन के मिनिस्टर के पास में जाता है और उससे मदद मांगते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली के बुरे इतिहास की वजह से लोग हमको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली और इस टाउन के लिए कुछ कर पाऊं। मेरे पास में कुछ बिजनेस प्लान्स है जिससे कि इस टाउन के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। मिनिस्टर अब चार्ल्स की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और चार्ल्स को एक इनफॉर्मल मीटिंग में बुलाया जाता है जहां पर चार्ल्स यही सब स्पीच देता है, लेकिन वहां के लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और वो चार्ल्स के साथ बिजनेस करने को राजी नहीं होते। अब सीन चेंज होता है और हम बीमार सूजन को देख पाते हैं जो कि आधी रात के वक्त स्लीप वॉकिंग करते हुए चैपल वेट में आ जाती है और वो बस एक ही बात कहती रहती है कि कैन यू हेल्प मी फाइंड पापा। इसके बाद में रेबेका रात के ही वक्त सूजन को उसके घर छोड़ने आती है। फिर हम दिन के वक्त चार्ल्स को देख पाते हैं जो कि शेव कर रहा होता है। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके नाक के अंदर कुछ रेंग रहा है और जब वो उसे बाहर निकालता है तो एक वर्म होता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि उसके सर में ढेर सारे कीड़े हैं और वो ब्लेड से अपने ही मुंह को काटने लगता है उन्हें बाहर निकालने के लिए। मगर थोड़ी देर के बाद में चार्ल्स एकदम से होश में आ जाता है और उसको पता चलता है कि ये सब एक हेलुसिनेशन था और इससे हम ये जान पाते हैं कि चार्ल्स को भी वही खानदानी वर्म फोबिया की बीमारी है। अब हम हैलोवीन के दिन को देख पाते हैं और चार्ल्स अपने बच्चों को टाउन ले जाता है ट्रिक और ट्रीट के लिए, मगर वहां भी कोई चार्ल्स के बच्चों को कैंडी तक नहीं देता। और दूसरी तरफ हम सूजन को देख पाते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और मरने से पहले वो ये कह जाती है कि उसने स्टीफन बून को देखा है और उसके मरते ही उसकी मॉम बाहर आकर हंगामा कर देती है और सबको बताती है कि उसकी बेटी का मर्डरर स्टीफन बून है और वो जिंदा है। और इस बात को सुनकर लोग चार्ल्स बून को मारने आगे बढ़ने लगते हैं, मगर कांस्टेबल वहां पर आ जाता है और उसको बचा लेता है। और स्टीफन बून का जिंदा होना बहुत ही वियर्ड था क्योंकि वो तो मारा जा चुका था। अब चार्ल्स यहाँ पर बुरी तरह से बौखलाया हुआ था और वो घर से बाहर आता है और स्टीफन बून की कब्र को खोदने लगता है उसकी बॉडी को चेक करने के लिए। और कॉफिन को खोलते ही चार्ल्स को बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि कॉफिन खाली होता है, वहां पर स्टीफन बून की कोई भी लाश नहीं थी और इस बात से अब उसे भी शक होने लगता है कि शायद स्टीफन कभी मरा ही नहीं था। और इसी के साथ में एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम चार्ल्स को एक बुरे सपने से जागते हुए देख पाते हैं जिसके अंदर वो अपने ही बच्चों को मारकर कब्र में दफना रहा था। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो स्टीफन की कब्र पर है जो कि खाली है। फिर चार्ल्स मिसेस क्लोरिस के पास में जाता है जो कि कभी चैपल वेट के अंदर बोन्स के लिए काम किया करती थी। चार्ल्स क्लोरिस के ऊपर दबाव डालता है ताकि वो सच बताए कि स्टीफन मरा है या फिर नहीं। तभी क्लोरिस बताती है कि स्टीफन ने खुद को फांसी लगाई थी और उसकी बॉडी को क्लोरिस ने खुद देखा था। वो बताती है कि जब स्टीफन की बेटी मार्सेला बेसमेंट की सीढ़ियों से गिरकर मारी गई थी तो वो इस दुख को झेल नहीं पाया और उसने फांसी लगा ली। और स्टीफन के फादर फिलिप भी सदमे को झेल नहीं पाए थे, इसलिए वो खुले समुद्र में जाकर खुद की जान दे देते हैं। लेकिन तभी चार्ल्स उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो स्टीफन की कब्र खाली क्यों है। तो क्लोरिस यहाँ पर थोड़ा सा बातों को घुमाने लगती है और क्लोरिस की डरी हुई शक्ल से हमको पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है और आखिर में वो चार्ल्स को अपने घर से जाने के लिए बोल देती है। खैर अब हम मिनिस्टर को देख पाते हैं जो कि अपने एक्सपायर्ड जुड़वा बच्चों की कब्र पर प्रेयर कर रहा होता है। तभी उसका ससुर सैमुअल उसके पास में आता है और मिनिस्टर के मन में बोन्स के लिए जहर घोलने लगता है ताकि वो चार्ल्स की मदद करना बंद कर दे, क्योंकि सैमुअल यहाँ पर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की मौत का कारण बोन्स को ही मना करता था, इसलिए वो उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। मगर मिनिस्टर एक नेक दिल का पादरी है, इसलिए वो अपने ससुर की बात को नहीं मानता और वहां से चला जाता है। फिर हम रात के दौरान चार्ल्स को अपने घर में देखते हैं और वो रेबेका से सैमुअल के बारे में बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके घर पर कुछ नकाबपोश लोग पत्थर से हमला कर देते हैं और चार्ल्स को जख्मी करके भाग जाते हैं। मगर चार्ल्स उनकी आवाज को पहचान लेता है और ये लोग उसके मिल में काम करने वाले मजदूर होते हैं। चार्ल्स अब अगले दिन अपने मिल के एक मजदूर एबल के साथ बार में जाता है और उन मजदूरों के लीडर डैनियल को खूब मारता है और कहता है कि वो उसकी फैमिली से दूरी रहें, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम चार्ल्स के बेटे टाने को खलियान में खेलता हुआ देख पाते हैं और तभी वहां पर एक पागल जैसी दिखने वाली लड़की आ जाती है।
इस लड़की का कोई नाम नहीं है और इसको हम एप्पल गर्ल के नाम से भी बुला सकते हैं क्योंकि इसे हम सीरीज में कई बार एप्पल खाते हुए देखते हैं। ये लड़की टाने के पास में आती है और उसे एक किताब ढूंढने के लिए कहती है और साथ ही साथ वो उसको डार्क गॉड के बारे में ज्ञान देती है जो कि एक सुप्रीम गॉड है। फिर जब चार्ल्स घर पर आता है तो टाने उसे स्ट्रेंज गर्ल के बारे में बताता है और ये भी बोलता है कि वो लड़की किसी किताब को ढूंढने के लिए कह रही थी और वो लड़की जाते वक्त टाने को एक एप्पल देकर भी जाती है जिसके अंदर ढेर सारे वर्म्स थे। अब ये सब सुनने के बाद में चार्ल्स शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एप्पल के ऊपर कोई भी वर्म्स नहीं थे और उसको पता चल जाता है कि उसके बेटे को भी वर्म फोबिया है और इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एप्पल गर्ल है ये चार्ल्स से पहले भी मिल चुकी है और उसने उस टाइम भी चार्ल्स को किताब ढूंढने के लिए कहा था और इससे हमको पता चलता है कि ये जो भी किताब है वो बहुत ही ज्यादा खास है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम टाने को देख पाते हैं जिसने खलियान में एक सुरंग को ढूंढा है और ये कहाँ जाती है ये अभी किसी को भी नहीं पता। चार्ल्स एक गन लेकर सुरंग के अंदर चेक करने जाता है और उसे वहां पर जो मिलता है वो बहुत ही शॉकिंग होता है। सुरंग सीधा चैपल वेट में जाती है और वहां पर वो घर के दीवार के बीच वाले गैप से कनेक्टेड है। इन गैप्स को एक्सप्लोर करते हुए चार्ल्स को वहां पर एक रूम मिलता है जिसके बारे में अभी तक वो जानता भी नहीं था। उस रूम के अंदर उसे कई सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं और अब जाकर चार्ल्स कंफर्म हो जाता है कि स्टीफन मरा नहीं है और जो रात को दीवारों के अंदर से आवाजें आती हैं वो चूहों की नहीं बल्कि स्टीफन के चलने की है। फिर चार्ल्स एक प्लान बनाता है कि आज रात वो उस रूम में छुपकर स्टीफन का इंतजार करेगा और जब वो घर में आएगा तो वो उसको शूट कर देगा, यानी कि वो अपने ही कजन को शूट करने वाला था क्योंकि चार्ल्स को ऐसा लगता है कि स्टीफन की वजह से ही उसको ये सब झेलना पड़ रहा है। खैर यहाँ पर साथ ही साथ रेबेका को टाउन में वो भेज देता है कांस्टेबल को इन सब सिचुएशन के बारे में आगाह करने के लिए। रेबेका अब टाउन के अंदर जाती है और जब वो कांस्टेबल के घर के अंदर जाती है तो वहां पर कांस्टेबल नहीं होता और घर के अंदर बहुत ही शांति होती है। रेबेका कांस्टेबल की वाइफ मैरी को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है और ये देखती है कि वहां पर मैरी के पीछे कोई छुपा हुआ था। अब रेबेका को देखते ही वो आदमी वहां से निकलकर भागने लगता है और रेबेका उसका पीछा करती है और जब वो उसका चेहरा देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि स्टीफन का पिता फिलिप बून है। जी हाँ, यानी कि स्टीफन के साथ साथ उसका पिता भी जिंदा है। रेबेका वापस भाग कर आती है और कांस्टेबल को बताती है कि उसकी वाइफ मैरी पर फिलिप बून ने अटैक किया था और फिर वो अपनी मॉम को भी फिलिप के बारे में अलर्ट कर देती है। फिर हम चैपल वेट को देख पाते हैं और रात के वक्त वहां पर शॉकिंगली स्टीफन आता है मगर इस बार वो सुरंग के अंदर नहीं सीधा घर के अंदर लोआ के पास में जाता है। लोआ एक निराश लड़की है जो कि अपने पापा से ज्यादा खुश नहीं है। स्टीफन अब लोआ के माइंड को मैनिपुलेट करने लगता है और वो कहता है कि वो उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है और साथ ही साथ वो उसे उसकी मरी हुई माँ से भी मिलवा सकता है। स्टीफन और लोआ के बीच ये सब बात चार्ल्स को भी सुनाई दे रही होती है और वो जल्दी से सुरंग के जरिए वहां तक पहुंच जाता है और स्टीफन को गन पॉइंट पर रख लेता है। स्टीफन यहाँ पर एक आम आदमी की तरह नहीं दिख रहा था, उसकी शक्ल का रंग बहुत ही अजीब था और उसके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। चार्ल्स स्टीफन को मारने आगे बढ़ता है तो स्टीफन भागते हुए कहता है कि फाइंड द बुक और फिर चार्ल्स गोली चला देता है। स्टीफन यहाँ पर खिड़की से गिर जाता है और सबको लगता है कि वो मारा गया, लेकिन तभी शॉकिंगली गोली लगने के बावजूद भी वो थोड़ी ही देर में उठकर वहां से भाग जाता है। इससे यहाँ पर एक चीज तो पता चलती है कि स्टीफन इंसान नहीं है, वो कुछ और ही बन चुका है क्योंकि उसके ऊपर गोली का कोई भी असर नहीं हुआ है। और फिर कुछ ही देर के बाद में चार्ल्स के घर पर एप्पल गर्ल अपने जैसे कुछ और लोगों को लेकर आती है और वो कहती है कि जेरूसलम लॉट में याकूब ने तुमको बुलाया है और साथ ही साथ वो उसके घर के सामने सैक्रिफाइस का एक नमूना दिखाती है जिसके अंदर उसके इशारे पर एक लड़की हंसते हुए अपने गले को काट देती है जो कि बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग था। और इसी के साथ में एपिसोड 4 का भी यहीं पर अंत हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें पास्ट की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं। हम 1780 का साल देखते हैं जिसके अंदर हमको चार्ल्स के परदादा को चर्च के अंदर दिखाया जाता है। चार्ल्स के परदादा के पास वही किताब है जिसके बारे में हम सीरीज में बहुत देर से सुन रहे हैं। चार्ल्स के परदादा का दिमाग बिल्कुल करप्ट हो चुका है और उन्होंने 10 से 15 लोगों को चर्च में ही जान से मार दिया है। चार्ल्स की दादी 2 कांस्टेबल के साथ चर्च के अंदर आती हैं और खून खराबा रोकने के लिए अपने फादर को ही मरवा देती हैं। खैर अब मूवी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि एबल के साथ जेरूसलम लौट जाता है और बच्चों को रेबेका के घर भेज देता है। जेरूसलम लॉर्ड्स पहुंचने पर चार्ल्स देखता है कि वहां पर बहुत सारे याकूब के फॉलोअर्स हैं जो कि एप्पल गर्ल की तरह ही साइको दिख रहे हैं। फिर एप्पल गर्ल चार्ल्स को याकूब के रूम में लेकर जाती है और यहाँ का नजारा वास्तव में डरावना होता है। रूम के अंदर 2 लोगों को जख्मी कर उल्टा लटकाया गया होता है और उनकी बॉडी से निकलते हुए खून को एक बकेट के अंदर स्टोर किया जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर चार्ल्स को याकूब दिखाई देता है और यहाँ पर पता चलता है कि वो कोई
आम इंसान नहीं है बल्कि एक वैम्पायर है जिसको अनडेड भी कहा जा सकता है। फिर यहाँ पर हमें याकूब द्वारा ये पता चलता है कि चार्ल्स की फैमिली को वर्म फोबिया नहीं है। असल में चार्ल्स के परदादा ने द वर्म्स मिस्ट्रीज या फिर द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्म या फिर बुक ऑफ द वर्म्स में अपने खून से निशान लगाया था, या फिर ये कहें द बुक ऑफ वर्म के पन्नों पर खून से अपना नाम लिख दिया था, जिसकी वजह से द बुक ऑफ वर्म हमेशा बोन्स को ही अपने पास बुलाती है। और इसलिए पहले एपिसोड में चार्ल्स के फादर साइको होने के बाद ब्लड कॉलिंग ब्लड बार बार कह रहे थे। फिर याकूब बताता है कि उसे वो किताब चाहिए जो कि बोन्स ने कुछ साल पहले खो दी है, और याकूब ने ही स्टीफन और फिलिप बोन को वैम्पायर बनाया था ताकि वो बुक को ढूंढ सके, मगर वो नाकामयाब रहे क्योंकि बुक मरे हुए बोन्स को नहीं बुलाती। इसलिए स्टीफन ने प्रॉपर्टी को चार्ल्स के नाम कर दिया था, और ये एक धोखा था, एक प्लान था ताकि इसी बहाने वो प्रीचर्स कॉर्नर रहने आए और फिर वो किताब की आवाज को सुनकर उसे ढूंढ सके। याकूब यहाँ पर इन सभी वैम्पायर्स का हेड है, और साथ ही साथ वो ये बताता है कि ये किताब अंधेरी दुनिया के गॉड तक जाने की चाबी है जिसको द वर्म ही कहा जाता है, और वो इस किताब को पाकर दुनिया को अंधेरे में डुबाना चाहता है, जिसके बाद इस दुनिया पर बस वैम्पायर्स का राज होगा। ये सब जानने के बाद में चार्ल्स उस किताब को ढूंढ कर लाने के लिए मना कर देता है, और तब याकूब चार्ल्स और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है, और इसके लिए वो अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना भी दिखाता है। फिर याकूब कहता है कि अगर तुम बिना गद्दारी किए वो बुक मुझे लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस कर्ज से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, यानी कि ये किताब तुमको कभी भी नहीं बुलाएगी, और वो उनकी जान भी बख्श देगा। और फिर ना चाहते हुए भी चार्ल्स को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली सबसे पहले थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोआ रेबेका के घर से रात में भाग जाती है और वापस से चैपलवेट में आ जाती है स्टीफन से मिलने के लिए, क्योंकि आखिरी नाइट स्टीफन ने लोआ के माइंड को पूरी तरह से करप्ट और मैनिपुलेट कर दिया था, और अब लोआ अपनी बीमारी से आजादी पाने के लालच में वही करती है जो कि स्टीफन कहता है, और एंड में स्टीफन लोआ के खून को चूस कर उसको मार डालता है। अब चार्ल्स जब जेरूसलम लॉर्ड से वापस आ रहा होता है तो उसे लोआ की डेड बॉडी सड़क पर पड़ी हुई मिलती है, जिसको देखने के बाद चार्ल्स पूरी तरह से टूट जाता है, और इसी के साथ में एपिसोड 5 का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी चैपलवेट सीरीज के पहले 5 एपिसोड की कहानी, जो कि स्टीफन किंग के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी जेरूसलम लॉर्ड से इंस्पायर्ड है। एंड ट्रस्ट मी, आगे आने वाले 5 एपिसोड काफी खतरनाक होने वाले हैं, काफी सारे असली पत्ते खुलेंगे जो कि आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको आने वाले 5 एपिसोड्स में यानी कि इस सीरीज के पार्ट 2 में देने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए चैपलवेट पार्ट 2। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी और वो वाली वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहले 5 एपिसोड्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए